अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पर मानहानि का दावा किया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा संगठन की कोई खास प्रतिक्रिया देखने को मिली? मैंने बयान भी दिया था, एक ट्वीट भी किया था। उसको गौर किया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति सीधे सीधे और केंद्रीय मंत्री पर इस तरीके के आरोप लगाए जैसे वो एसओजी के खुद ही मुखिया हों, खुद ने जांच कर ली हो, और उसके बाद उनकी दिवंगत माताजी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, ये मुझे लगता है कि इस पूरे कालखंड में जो राजस्थान की संस्कृति नहीं थी, प्रतिशोध की राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, आप सत्ता में हो सकते हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके की और सार्वजनिक बयानबाजी वो अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि जो कुर्सी की असुरक्षा है, उन्होंने अशोक गहलोत जी को इतना विचलित कर दिया कि वो आए दिन कुछ न कुछ इररिलेवेंट बात भी करते हैं और मर्यादा से बाहर भी करते हैं। और स्वाभाविक तौर पर आदमी के सहन करने की एक सीमा होती है, और इसलिए केंद्रीय मंत्री जी ने, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कानून की शरण ली है और उन्होंने डिफेमेशन का केस फाइल किया है। अब न्यायालय को तय करना है कि उस पर आगे क्या होगा, लेकिन ये सही बात है कि यदि मर्यादा की पराकाष्ठा होती है तब इस तरीके के मानहानि के मामले बड़े लोगों पर दर्ज होते हैं। मतलब एक तथ्य ये भी है कि संजीवनी घोटाले का जो मुख्य आरोपी है वो 2009 के कांग्रेस चिंतन शिविर में बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। और अभी मुख्यमंत्री जो है वीडियो भी जारी कर रहे हैं, 2 स्टोरी उन्होंने भी निकाली है जिसमें पीड़ितों की एक बाइट है जिसमें वो बोल रही हैं, बहुत अच्छे से शूट करवा के ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री लगातार। देखिए, चुनाव का साल आया तभी मुख्यमंत्री को क्यों याद आई ये सब चीज़ें? यदि इसमें कोई सत्यता होती और इसमें उनको राजनीतिक रूप से कोई चीज़ें गलत लगती तो ये तो बहुत अरसे से चला रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तो मुझे लगता है कि पूरा मामला प्रायोजित किस्म का है और इसलिए मुख्यमंत्री ने इसको एक तरीके की राजनीतिक आक्रमण का एक हथियार बनाया हुआ है। इस नाते वो पार्टी की और पार्टी के नेताओं की मानहानि करेंगे सार्वजनिक तौर पर। इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनके आरोपों में कोई दम है। जिस तरीके से जो चर्चाएं आती हैं, क्योंकि इस मसले पर अभी तक प्रमाणिक जांच नहीं और जांच सामने नहीं आई, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी और आचरण, ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का एक असुरक्षा है और विचलन है। सर, बौखलाहट तो नहीं है क्योंकि उनके बेटे को चुनाव में हराया? स्वाभाविक रूप से उसके बाद लगातार एक एपिसोड तो उनके बेटे की हार हुई, उसके बाद जो पार्टी के भीतर भी जो अंतर्कलह है, स्वाभाविक सी बात है कि जब आदमी घर में कोई नियंत्रण खो देता है तो फिर पड़ोसी को आरोपित करता है, लगभग वैसा समाप्त। कर्जा माफी के मुद्दे पर किसान मुखर थे, अपराध चरम सीमा पर हैं, भ्रष्टाचार की लगातार इस तरीके की सीक्वेंस थी। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर आक्रोश था लोगों के मन में। उसी तर्ज पर पेपर लीक और बेरोजगारी, ये 2 बड़े प्रश्न थे जो सरकार के समक्ष खड़े थे। यदि सरकार की नीयत ठीक होती तो ऐसी 19 भर्तियां थी जिसमें 95,000 लोगों का अभी पदस्थापन हो चुका होता। आज वो 95,000 लोग सड़कों पर हैं। सरकार आंकड़े गिनाती तो है, लेकिन उसको खुद को भरोसा नहीं कितना रोजगार दिया है। इसलिए दूसरे तरीकों की तो छोड़िए, और इस कारण लोगों में बेरोजगारी से भी ज़्यादा जो दंश था वो था पेपर लीक का। उस पेपर लीक पर राजस्थान के हर हिस्से में नौजवान उद्वेलित है, अलग अलग तरीके से उसने प्रतिकार किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पेपर लीक को लेकर ये 6ठा प्रदर्शन था, जिसमें 2 में मैं शरीक रहा। और जिस तरीके का जो दृश्य था कि दमन से उसको दबाने की कोशिश की, कोई अधिकारी, कर्मचारी या नेता कोई सुनने के लिए आया नहीं, न सरकार की तरफ से कोई बयान आया। इसका मतलब साफ है कि सरकार संवेदनाएं खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को आगे तक ले जाएगी, इसलिए हमने घोषणा की थी कि हम जिलों में जनाक्रोश जो घेराव है कलेक्ट्रेट का वो करेंगे। कर्जा माफ़ी, अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो सरकार सुने कि नहीं सुने, लेकिन हम लोग लोगों के बीच में स्थापित करने में सफल रहे हैं कि सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जायज़ मांगे, उनको अनसुनी करती है। और इसलिए जहाँ तक संभव होगा जिलों में भी
विधानसभाओं में भी, प्रदेश में भी अनेक मोर्चों के द्वारा अलग अलग समय पर इस तरीके के प्रतिकार किए जाएंगे। केजरीवाल जा रहे हैं 13 मार्च को तिरंगा रैली प्रदेश में निकाल रहे हैं, लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र की उसी तरीके की उपज है जिसकी न नीति है, न नीयत है, न सिद्धांत है। और लोकतंत्र में इस तरीके के लोगों को अल्पकालीन अवसर मिल जाते हैं। बहुत लोगों को ध्यान है कि उनकी पैदाइश किस तरीके से हुई है, किन मुद्दों पर हुई है और किस एजेंडे को लेकर वो काम करते हैं। कुल मिलाकर देश में अराजकता, अशांति फैलाना, लोगों के बीच में विग्रह पैदा करना और जिस लेफ्ट आइडियोलॉजी को लेकर वो अंदरूनी तौर पर देश में एक पॉपुलिस्टिक मुद्दों को लेकर और लोगों में विग्रह पैदा करने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया है, दिल्ली में भी, दिल्ली की जनता ने भी और पंजाब में भी, अब उनको लोगों ने पहचान लिया। और यही कारण है कि गुजरात में भी इसी मंशा से गए थे, लेकिन गुजरात की जनता ने, गुजरात की राष्ट्रवादी जनता ने, जो देश के मुद्दों पर अपनी राय रखती है, उन्होंने उनको नकार दिया। तो राजस्थान में आएंगे, सोशल मीडिया पर हल्ला मचाएंगे और फिर जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। होली मिलन समारोह मनाया आज आपने, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो परंपरा है, क्योंकि समाज के, राजनीति के जो अगुवा लोग होते हैं उनके यहाँ कार्यकर्ता अपने तरफ से जो शुभचिंतक हैं वो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आते हैं। तो एक वर्षों की परिपाटी है जिसको हम लोग निभाते हैं। क्या एलओपी के बारे में बीजेपी कितना सीरियस है या इसको भी लिंगर ऑन कर रही है पार्टी? मुझे लगता है कि आला कमान के संज्ञान में है और इस तरीके के मसलों पर जब कोई योग्य समय होता है उस समय वो निर्णय करते हैं। हमने अपनी भावना से उनको अवगत करा दिया है, क्योंकि सदन अब कुछ दिन का ही है, तो पार्टी कितना उचित समझती है, कब समझती है, ये पार्टी को तय करना है। पार्टी में पावर शो हो रहा है, एनर्जी अलग अलग धड़ों की वजह से दिखाई जा रही है। क्या महसूस करते हैं, इससे पार्टी में काफी जोश का संचार होगा या ये इंडिविजुअल जो चल रहा है इससे नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, एक उसकी खूबसूरती भी है, विशेषता है कि हमारे यहाँ संगठन एक बड़ी ताकत है और संगठन के काम करने की रीति नीति और व्यवहार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। संगठनात्मक रचना के नाते भी और सामाजिक सरोकारों के नाते भी, और ज़रूरत होती है तो आंदोलन के नाते भी। इसलिए पार्टी का कोई भी कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, वो परंपरागत रूप से होता है। पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, ये यक्ष मुद्दे हैं जिस पर पार्टी को मुखर होकर काम करना था। पहले भी किया है, अभी भी किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए राजनीतिक रूप से नेता के किसी भी कृत्य को देखकर उसकी सियासी चर्चाएं बेशक होती है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का, संगठन का चरित्र बड़ा है और उसके छाते के नीचे सब लोग काम करते हैं। आज बीजेपी के कुछ नेता राज्यपाल से भी मिलेंगे वीरांगनाओं के मामले में। मुख्यमंत्री जी का बयान कल आया था कि बीजेपी के कुछ नेता इनको बरगला रहे हैं और वहां तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वीरांगनाओं के मामले में बरगलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जब किसी शहीद की अंत्येष्टि होती है उस समय बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कारगिल युद्ध के समय पहली बार देश में, वरना एक पोस्ट कार्ड आता था और उस जवान के बेडिंग आता था, उसके बाद में सहूलियत के नाम पर उसको भुला दिया जाता था। वाजपेयी जी ने एक शुरुआत की थी कारगिल युद्ध के जो हीरोज थे उनके परिवारों के पोषण के लिए, आर्थिक संबल के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, रिहाइश के लिए। और इसलिए कारगिल के दौरान एक अच्छे पैकेज की शुरुआत पहली बार हुई थी। कालांतर में राज्य सरकारों ने भी उसको अपनाया और उनको कैपिटल में हाउसिंग बोर्ड का मकान या खेती की ज़मीन, बच्चों की पढ़ाई की सहूलियत, इस तरीके के और व्यवस्थाएं राज्य सरकारों ने भी की थी। खिलाड़ियों को भी देते हैं और शहीदों को भी देते हैं। जो राज्य सरकारें जो घोषणा करती हैं
कई बार जब वहाँ हुजूम होता है तो इमोशंस में बहुत बातें कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर स्कूल का नामकरण सामान्य बात है और ये परंपरा में है कि यदि वहाँ पहले से स्कूल का नामकरण नहीं तो शहीद के नाम पर कर दिया जाता है। इसी तरीके से वहाँ के निवासी मांग उठाते हैं कि शहीद के घर तक सड़क बननी चाहिए, तो सामान्य सी बात है। सरकार उदारता स्वीकार करके उसको काम को करती है। किसी अस्पताल का नाम है, ऐसे कुछ चीज़ें जो शहीद का नाम रहे और जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे। पर दुर्भाग्य ये है कि जो कही गई हैं चीज़ें, मैं देख रहा था शांति धारीवाल जी ने जिस तरीके से उस समय बयान किया था, कम से कम जो कमिटमेंट सरकार ने किया वो पूरा करना चाहिए और इसलिए उनको सड़क पर आई हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और सुना है तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री का ये बयान तो और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर हम पर सियासत का आरोप लगाते हैं। गवर्नर साहब के यहाँ उपनेता प्रतिपक्ष और हमारे कुछ प्रमुख लोग इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग के लिए गए ताकि इस मामले का जल्दी समाधान हो सके। कल सर प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं बोल रहा हूँ मतलब सरकार बोल रही है, आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन उसके आधे घंटे बाद एक ट्वीट आया कि कोई मांग नहीं मानी। देखिए, कंट्रास्ट है। सरकार का ये विरोधाभास है कि उसकी करनी और कथनी में फ़र्क है। न उनके भीतर इस तरीके का आपस में तालमेल है कि कौन नेता क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री की शब्द कुछ और होते हैं, उनके दूसरे नेताओं के कुछ और होते हैं। तो ये जो असंतुलन है, ये असंतुलन ही बैड गवर्नेंस का परिणाम है और इसके कारण वीरांगनाओं को भी सड़कों पर आना पड़ता है। सर, लेकिन सवाल ये मुख्यमंत्री जी ने केवल यही कहा है कि एक बार यदि अनुकंपा नियुक्ति देवर को दी जाती है तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, फिर इन लोगों का भविष्य मुश्किल हो जाएगा, सब लोग ऐसी मांग करेंगे। इसके अलावा केवल एक रोहिता शुलाम्बा के बारे में ही उन्होंने ट्वीट किया, बाकी दो वीरांगनाओं के मुद्दे पर पूरी तरह चुप है, जबकि वो भी मौत से बैठी है। देखिए, जो भी कोई यदि सरकार के समक्ष मुद्दा आता है जहाँ पर उसके बारे में सार्वजनिक रूप से और कोई मसला उठाया जाता है, तो किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है, नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उसके बारे में कम से कम डायलॉग करें और उस वार्ता से कोई सकारात्मक समाधान का प्रयास करें। बजाय इसके कि सरकार ही सियासत पर उतर आई है तो फिर मुद्दों का समाधान होता नहीं। सर, अलवर में गोली मारी गई है, बीजेपी फेसबुक पर आरोपी ने लाइव कहा है कि हमने मारा है। मैं आपसे पूर्व उस पर लंबी बात कर चुका, लेकिन क्योंकि ये सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है, उसी की वानगी है। चाहे वो गैंगवॉर से संबंध रखता हो, चाहे वो सामान्य घटना से रखता हो, चाहे अपहरण और फिरौती की घटना से रखता हो, चाहे किसी रंजिश से रखता हो, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अपराधी इतना बेखौफ हो जाए कि वो दिन दहाड़े और किसी की ज़िंदगी ले ले, गोलीबारी करे, अपहरण करे, फिरौती मांगे। कुल मिलाकर ये नज़ारा तभी है कि जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। राजस्थान की पुलिसिंग पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और उसके दोषी कोई हैं तो राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, वो साफ तौर पर इसके दोषी हैं। राजस्थान की आज की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा दोषी कोई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री। सर, एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी वीरांगनाओं के मामले को लेकर, शहीदों के मामले को लेकर राजनीति कर रही है, ये सीएम साहब का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के या पार्टी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई सार्वजनिक समस्या यदि आती है, उसको उठाने का जिम्मा है विपक्ष के नाते। और इसलिए ये जो आरोप है ये बेबुनियाद सा है कि भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। ये अपने कर्म से, अपने पाप से बचने का एक सामान्य सा डिफेंस है जो कमज़ोर है और इसलिए उदारता से उनके पास आज सरकार है, वो सक्षम है कि इस मामले को वार्ता के जरिए सकारात्मक रूप से समाधान किया जा सकता है, बजाय इसको बयानबाजी में उलझाने। पार्टिसिपेशन में जो भागीदारी है वो और ज़्यादा बढ़े। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी के समय निकायों में और पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की थी और उसके कारण बड़ी संख्या में ग्रास रूट पर जो सरकार बनी उसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। और आज हम देखते हैं कि जो महिलाएं परिवार के पुरुषों पर फैसलों के लिए लंबित होती थी, आज वो अपने फैसले खुद करती हैं। देश में जो बड़ा फैसला हुआ
महिलाओं को, खासतौर पर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उसमें जो मुद्रा योजना है उसका 56% जो है वो महिलाओं के खाते में जाता है। इसका मतलब महिलाएं अब व्यापार की दृष्टि से भी आगे हैं। ये समय है कि जब भारत की महिलाएं अब फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं। सशस्त्र सेनाओं में एक तरीके से महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वो हर जगह उनकी भूमिका साफ दिखती है। इसलिए भारत की नारी की भूमिका बदली और उस बदलाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे 2015 में शुरू किए गए अभियान भी उसमें शामिल हैं। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के जरिए महिलाओं को सुरक्षा सम्मान मिला है। उज्ज्वला के जरिए धुएं से मुक्ति मिली है। जो आवास की योजना थी वो अभिनव थी, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा आवास मिले और उसमें लगभग 60% जिनकी स्वामित्व जो महिलाओं का है। तो कुल मिलाकर बुनियादी विकास से लेकर और महिलाओं के भूमिका में एक अनंत आकाश की तरह बढ़ोतरी हुई। हमें इससे आगे भी जाना है, क्योंकि इसी प्रदेश में, इसी देश में महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज वो साइबर क्राइम की शिकार होती हैं, जो घर के भीतर और घर के बाहर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो अपने आप में आज भी बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि जड़ता तोड़ने का, बेड़ियां तोड़ने का अभी भी और भी प्रयास ज़रूरी हैं। ये प्रयास कानूनों के जरिए, सरकारी प्रयासों से भी संभव हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक प्रयास भी यथेष्ट तरीके से हुए नहीं हैं। तो एक लोक जागरण की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने अभी महिलाओं के एक विशेष समूह से, जिसमें स्कूल की बच्चियों से लेके और प्रोफेशनल बेटियां थी, जिनके साथ इंटरेक्शन किया, मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस निर्भीकता से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बच्चियों ने सवाल किए, यानी जो चीज़ समाज में जो चीज़ छुपाई जाती है उसका निर्भीकता से उसका उपचार क्या हो, उसका समाधान क्या हो, इस पर बेटियां जब सवाल करती हैं तो बड़ा मुझे खुद को एहसास हुआ कि हमें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करूंगा कि राजस्थान में हालांकि महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की कोशिश बेशक हुई है, पर राजस्थान को बदलने के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए जो हमारे गांव के ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, उनके शिक्षा, स्वावलंबन, पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए अभी भी काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, नए जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, जिनको पार्टी ने पिछली बार निकाल दिया था, उनकी वापसी कब तक होगी? कुछ है सूचना? भारतीय जनता पार्टी में पहले कोई समय था जब केवल कार्यकर्ताओं की और कैडर की पार्टी थी। कालांतर में उसमें दूसरे लोगों का समावेश हुआ और हम लोग मासेस की पार्टी हुए, इसलिए हमने दूसरे दलों से भी लोग आए। कुछ लोग ऐसे थे जो किसी न किसी वजह से पार्टी से दूर हुए, और पार्टी की एक प्रक्रिया है कि लोगों को समाहित करने के लिए पार्टी की अनुशासन समिति और पार्टी के प्रमुख लोग उसका निर्णय करते हैं। तो गुण अवगुण के आधार पर, योग्यता क्षमता के आधार पर लोगों को पुनः वापसी के लिए उसमें कोशिश होती है, लेकिन अभी हमने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया है। आने वाले समय में उसमें योग्यता के आधार पर उस पर निर्णय हम लोग करेंगे। बहुत सोच समझ के फैसला करें। हाँ, अभी तक सारे फैसले सोच समझ के किए और आगे भी करेंगे। पुलवामा वीरांगना बैठी हुई थोड़ा लेट